पिछले कुछ दिनों में ना कुछ कंसल्टेशंस आई जिसमें से 10 में से कम 3 कंसल्टेशंस ऐसी थी जो कि बच्चों से रिलेटेड थी। और उसमें खास तौर की एक समस्या जो कि बहुत कॉमन दिखी और जो कि पहले भी ऐसी कुंडली हमारे पास आती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये ऐसी इस प्रकार की कुंडलियाँ, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बार आ रही है, बहुत ज़्यादा देखी भी जा रही है। ऐसा कोई बच्चा आपके आस-पास भी हो सकता है, आपके परिवार में, आपके किसी रिश्तेदारी में या नोन सर्कल में भी हो सकता है, तो ये वीडियो के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेडिकेशन के साथ-साथ में कुछ ऐसी रेमेडीज़, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना, जो कि आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम सभी को पता होना चाहिए। और इस प्रॉब्लम का नाम है ऑटिज़्म। क्या हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारे नंबर्स, क्या हमारा ऑकल्ट साइंस इस बारे में भी बात कर सकता है? क्या इसके सिम्पटम्स हमारे बर्थ चार्ट में दिख जाते हैं? कुछ प्रिकॉशंस या रेमेडीज़ हैं? तो जी, बिल्कुल हैं। इसी बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। आपका बहुत सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि बच्चों में बड़ी तेज़ी से आजकल बढ़ती जा रही है। बहुत बार तो पेरेंट्स इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते या अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। मेडिकेशन, बहुत सी थेरेपीज़, सभी चीज़ें साथ में चलती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें वो बहुत सारा हमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स बच्चों की मेंटल ग्रोथ में नज़र आ रहा हो। तो ऐसे में क्या ऑकल्ट का सहारा लिया जाना चाहिए? तो बिल्कुल। क्या रीज़न्स हो सकते हैं? क्या कुंडली में ऐसे प्लैनेट्स या प्लेसमेंट्स होती हैं जिस वज़ह से हम लोग भी तुरंत देख लेते हैं कि इस बच्चे में मेंटल ग्रोथ की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल, ये बच्चे के बर्थ चार्ट से, उसके नंबर्स से बहुत ईज़िली डिटेक्ट किया जा सकता है, बहुत ईज़िली एनालिसिस किया जा सकता है कि इस बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या-क्या कुछ डिटेल होंगी, बहुत ऐसी चीज़ें जो कि शायद जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, मानते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको भी इस बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ नई चीज़ें जब ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ नई चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए कि जब भी पहले एक टाइम होता था जब हम खुद भी ये कहते थे कि बच्चे के बर्थ के 12 साल के बाद ही उसकी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो अपने कर्म नहीं, अपने पेरेंट्स के, अपने परिवार के कर्मों को वो झेल रहा होता है, देख रहा होता है। उसी हिसाब से उसकी लाइफ चलती है, तो 12 साल से पहले आप उसकी कुंडली का एनालिसिस नहीं करवाइए। लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये रूल भी बदलता जा रहा है, ये बात मैं खुद आपसे इस वीडियो में कहूँगी कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हो, कुंडली को एक बार ज़रूर चेक करवा लें। क्या कुछ ऐसे सिम्पटम्स तो नहीं हैं? कोई हेल्थ इश्यू किसी और तरह से तो नहीं है? इसके साथ-साथ इवन जब कंसीव होता है, जब प्रेगनेंसी का पता चलता है, उसके आस-पास के टाइम को भी ज़रूर एक बार चेक कर लें, तो बहुत ही अच्छा रहे। क्योंकि शुरुआत वहीं से हो चुकी होती है। अब एक बात समझने की है कि कौन-कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि इन चीज़ों को अंजाम देते हैं, जो कि बच्चे की, चाहे आप बच्चे को देखें कितनी भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग परिवार से वो हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ये समस्या हो सकती है। इस प्रॉब्लम का किसी भी और चीज़ों से, किसी कंडीशन से कुछ और लेना-देना नहीं है। क्या ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं या बर्थ चार्ट में क्या ऐसी प्लेसमेंट्स हैं, उसको ज़रूर से समझते हैं पहले। क्या रेमेडीज़ या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। जब भी ऐसे बच्चों की कुंडली हमारे पास आती है, तो उसमें 2-3 चीज़ों को कॉमन है जिसको सबसे पहले आपको देखना चाहिए। सबसे पहला होता है लग्न, सेकंड नंबर पर चंद्रमा, थर्ड नंबर पर बुध। यहाँ पर बुध का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आता है, क्योंकि वो हमारी बुद्धि का कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और ये अगर स्ट्रांग होता है तो इन चीज़ों से फाइट की जा सकती है, स्कोप होता है। एक हाल-फिलहाल में एक कुंडली हमारे पास आई थी एनालिसिस के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पर किस प्रकार का स्कोप था और किन कुंडलियों में कैसी पोज़ीशन होती है जहाँ पर हमें भी नो करना पड़ता है। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को हमने देख लिया, अगर ये तीनों के तीनों पीड़ित हैं, तो समझ लीजिएगा यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम होने के 99% चांसेस बच्चे में मिलेंगे। कई बार बहुत जल्दी इन चीज़ों का समझ में आ जाता है बच्चे के बिहेवियर से, लेकिन कई बार 2.5 से 3 साल, साढ़े 3 साल की उम्र के आसपास में इन चीज़ों का पता लगता है, या जब पेरेंट्स कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी मेंटल ग्रोथ किस प्रकार की हो रही है, बच्चा कई बार बोलता जल्दी नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता चीज़ों के लिए, उसको समझाया जाता है लेकिन वो समझता बहुत धीरे है, बहुत स्लो स्पीड पर है। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी चिंता होती है, फिर वो जाकर मेडिकेशन उसकी शुरू करते हैं या मेडिकल डॉक्टर्स के पास वो जाकर उसका चेकअप कराते हैं, तो जाकर पता चलता है। लेकिन उसकी बर्थ चार्ट बहुत पहले ही इस चीज़ को बता देगी कि यहाँ ऐसे होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं।
अब ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि इस काम को अंजाम देते हैं? राहु, केतु और शनि। केवल ये 3 प्लैनेट्स हैं जिसकी वजह से ऑटिज्म होने के या किसी भी प्रकार के फिजिकल या मेंटल स्लो ग्रोथ के रीजंस बन सकते हैं। जैसे कि हमने पहली बात की, लग्न, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, अगर ये तीनों हाउसेस भी वीक पड़ते हैं और यहीं पर अगर राहु और बुध की युति हो जाए, या फिर युति से भी ज्यादा पावरफुल क्या चीज होती है यहाँ पर, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना। अगर इन तीनों ही, जो लग्न और चंद्रमा और बुध की मैंने बात की, अगर इन तीनों का रिलेशन किसी भी तरह से दृष्टि संबंध से, खासतौर से शनि, राहु और केतु के साथ अगर बनेगा, तो यहाँ पर ऑटिज्म के या मेंटल स्लो ग्रोथ के चांसेस बच्चे के अंदर 99% बिल्कुल मिल सकते हैं। साथ में बैठना, अगर मैं बात करूं, बहुत से विद्वान लोग ये भी कहेंगे कि बुध और राहु जो है वो जड़ योग बनाते हैं, जड़त्व योग उसको कहा जाता है। यहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाइड है। इस युति को देखते ही अगर कोई ये कह दे कि यहाँ पर जड़ योग बना है तो ऑटिज्म के चांसेस होंगे, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि जब भी कभी हम ऐसी युति की बात करते हैं तो वहां पर हमें दोनों की डिग्रीज को देखना, उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट को देखना, नक्षत्रों को देखना और उस समय की चलती हुई महादशाओं को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और ऐसे में साथ ही साथ ना महादशा, बल्कि जो हमारी जो विंशोत्तरी दशा है जिसको महादशा कहते हैं, उसके साथ साथ में आपको चर दशा भी देख लेनी चाहिए कि इस समय में कौन सी चर दशा भी चल रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। अब इसके साथ में ना कुछ ऐसी चीजों को समझते हैं जो कई बार आज के सिनेरियो में ना प्रैक्टिकल लोग, जो लॉजिकल माइंड के जो लोग हैं ना, उसको बहुत कम एक्सेप्ट करेंगे, बट फैक्ट इज फैक्ट। वो रीजन वो किसी के एक्सेप्ट करने से बदलता नहीं है। ये कोई भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है, अगर ऑटिज्म की किसी बच्चे में प्रॉब्लम है, तो क्या ये उसका प्रारब्ध है? क्या ये उसके कर्म है? तो नहीं, क्योंकि बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसको तो कुछ आइडिया है ही नहीं ज्यादा। अगर वो मेंटली किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो भी उसको तो कुछ ज्यादा पता है नहीं कि इसको क्या करना चाहिए, इसका क्या रिजल्ट होगा, दूसरे को क्या परेशानी हो सकती है। वो तो अपने हिसाब से काम को कर रहा है, उसको ज्यादा समझ है ही नहीं, इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम भी है। पेरेंट्स के या परिवार के कई बार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको या तो हम प्रारब्ध से जोड़ें, या कुछ ऐसे कर्म जो कि जाने अनजाने या जो कि कई बार इंटेंशनली भी कुछ चीजें हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कर्म पद्धति। कर्म पर ध्यान देना इसीलिए जरूरी है, कहते हैं ना कि जब भी कोई कर्म होगा वो बिना भोगे नहीं कटेगा। जब तक उसको भोग ना लिया जाए तब तक वो नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसीलिए हमेशा आप किसी भी कर्म को करने से पहले सोचिए कि क्या इसके रिजल्ट के लिए मैं तैयार हूं। अगर अननोइंगली, अनइंटेंशनली कुछ चीजें हो जाती हैं तो उसके भी बहुत तरीके हैं रिपेंट करने के, उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। बट अगर आप इंटेंशनली किसी चीज को गलत करते हैं ना, तो हमेशा तैयार रहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में आज नहीं तो कल जरूर होगी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कई बार प्रारब्ध होता है हमारा, जिस वजह से हमें इस जीवन में ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स के कर्म होते हैं जिस वजह से ये चीजें इस रूप में, बच्चों के रूप में सामने आती हैं, जिसमें आप टोटली हेल्पलेस फील करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं होती, आप टोटली एंगेज रहते हैं बच्चे के साथ। और अगर आपने शुरुआती दौर में बच्चे के साथ वो मेहनत नहीं की, तो आगे चलकर भी उसमें बहुत अच्छे चीज़ों के डेवलप होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। 7-8 साल तक, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 साल तक आपको लगातार उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को सिखाने की कोशिश करनी पड़ती है, थेरेपीज देनी पड़ती हैं, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती। तो ये आपका प्रारब्ध है, आपके कर्म हैं। और ये बात शायद मैं आपको इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, ये वो पेरेंट्स समझा पाएंगे जो शायद इन ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जिनकी दुनिया ही केवल फिर वही बच्चा रह जाती है, उनके आसपास की सराउंडिंग केवल और केवल वही प्रायोरिटीज रहती हैं। तो इसके साथ में कुछ ऐसी रेमेडीज और प्रिकॉशंस भी आपको मैं बताऊंगी, जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, अगर आपके परिवार में या आसपास में, एक फ्रेंड सर्कल में कहीं पर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप ये चीज़ों को टिप ये दे सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले तो ये होगा कि अपने घर के वातावरण को, आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है ना, उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी घर के अंदर होनी बहुत जरूरी है। नॉन वेज, अल्कोहल वगैरह का अगर यूज आपके घर में होता है तो जितना हो सके उसको कम करिए।
पूजा घर में एक बार दिन में जरूर करें, बहुत ज्यादा लंबी टाइम आप उसमें ना लगाएं बेशक से, लेकिन सुबह शाम एक देसी घी का दिया घर के अंदर जरूर जले। इतना तो हर कोई कर सकता है। और एक नियम जरूर रखें कि हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र, ये दो चीजें हैं जिसका चाहे आप ऑडियो चलाएं जिससे बच्चा उसको सुने और थोड़े टाइम के बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा वो याद करने लगे और अपने आप से कभी हो सके तो बोलने लगे, तो बहुत ही बेहतर। आपके घर में छोटा मंदिर का होना बहुत जरूरी है और उसके अंदर माँ सरस्वती की पूजा, सरस्वती की माँ की मूर्ति या फोटो जरूर होगी। वो क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा, इवन शनि से भी ज्यादा अगर एक प्लैनेट है ना जो कि ऑटिज्म को देने वाला होता है, वो है राहु। ये बुद्धि को भ्रमित भी करता है, हमें इस तरह की चीजों में उलझा कर रखता है जो कि क्लैरिटी कभी माइंड में आ नहीं पाती। और अगर राहु का रिलेशन जब चंद्रमा से या बुध से बनता है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑटिज्म होने के। या इवन ये चीजें तो बड़े लोगों की कुंडली में भी देखेंगे ना, कई बार तो इन चीजों के बारे में बात ही नहीं होती सोसाइटी में। बहुत से लोग अपनी किसी किसी कमजोरियों को छुपा कर ही रखते हैं, बट कुंडली आपके बारे में बहुत कुछ चीजों को बता देती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ माँ सरस्वती की पूजा करना राहु के किसी भी प्रकार के नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम करने का काम करती है। इसके साथ में बच्चे को जितना हो सके ग्रीनरी के अंदर पार्क में ले जाना, अपने घर में ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी का रखना, नेचुरल प्लांट्स जितने भी हों उनमें ज्यादा उसको रखना। इसके साथ में बच्चे से कभी कभार प्लांटेशन करवाते रहना, कभी इसको ले गए आप पब्लिक पार्क में, कुछ प्लांट्स को लगवाया, अपने घर में पौधों को लगवाया, उसको उसमें शामिल किया। जितना ज्यादा वो ग्रीनरी में रहेगा, जितनी ग्रीन चीजें उसके आसपास रहेंगी, ज्यादा अच्छा है उसके लिए। खाने में, पहनने में ग्रीन चीजों का यूज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं वो आप बच्चे को कंज्यूम कराइए। कपड़ों में भी, बहुत सी ऐसी चीजों में भी जिसमें अगर हमें चॉइस करने को मिले तो वो ग्रीन कलर को ज्यादा प्रेफरेंस हमें देनी है। हाँ, ब्लैक एंड ब्लू ये दो कलर हैं जिनको हमेशा कोशिश करें कि अवॉइड करें। ब्लू एंड ब्लैक कलर ये रिप्रेजेंट करते हैं शनि और राहु को, तो इन दोनों कलर्स को आप हमेशा दूर रखने की कोशिश करें। और जैसे आपको मैंने बताया, ग्रीन कलर की जितनी ज्यादा चीजों को आप बच्चे से यूज करवाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और हर बुधवार को यानी कि एवरी वेडनेसडे गणेश जी पर दूर्वा, क्योंकि ये है ग्रीन चीज, एक दूब है जो इसको हम माँ पार्वती का रूप भी मानते हैं और गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, ये सबसे ज्यादा उनकी फेवरेट चीजों में से है। तो दूब जो कि आपको बहुत इजीली पार्क में से भी मिल जाएगी, बच्चे से टच करवाएं या बच्चे को साथ में मंदिर लेकर जाएं और उससे वहां पर गणेश जी पर अर्पित करवाएं। ये कुछ चीजें हैं बहुत इजी सी। मेडिकेशन तो आपको साथ में रखना ही है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो इन चीजों को साथ में रखिए। दोनों ही चीजों का इम्पैक्ट आपको देखने में आएगा। आपको चलते चलते एक बात और मैं बता दूं आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए, कि कई बार हम लोग बात करते हैं जुपिटर की, कि जुपिटर अगर हमारा कुंडली में स्ट्रांग है, बच्चे की कुंडली में स्ट्रांग है, तो ऐसे होने के चांसेस कम होंगे। ऐसा नहीं है, ये अपने खुद के मैं एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। कई कुंडलियों के ऊपर मैंने चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया। किसी किसी कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग है, यानी कि उच्च राशि में 4 नंबर पर बैठा हुआ है, कर्क राशि में, जिसको हम उच्च का मानते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। गुरु के साथ भी यही एक बात है, जिसके साथ वो बैठे हैं तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन जहां पर वो दृष्टि डालते हैं उन चीजों को वो बहुत मजबूत कर देते हैं। ग्रहों की प्लेसमेंट से ज्यादा उनकी दृष्टियों पर ध्यान देना। जो लोग सीख रहे हैं ना उन चीजों को, कभी आप इस रूल को आप आजमा कर जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने इस चीज में क्या पाया, क्या कुछ नया आपको इस वीडियो से मिला। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे बहुत से लोग, नॉट केवल वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को किसी को ऑटिज्म है या परिवार में किसी को है, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन आई सपोज कि बहुत सारे लोगों के काम आएगी, जो चाहे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हों या वो जो ऑटिज्म पर कोई काम कर रहे हों, जो प्रैक्टिकल चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट से जोड़ना चाहते हों और कुछ शोध कर रहे हों, उनके लिए भी ये बहुत काम आएगी। उम्मीद करूंगी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और इन रेमेडीज को आप फॉलो करेंगे। और कुछ लोग जो कि अपने इन प्लैनेट्स को, प्लेसमेंट्स को जरूर समझना चाहेंगे, वो भी इनको चीज़ों को बहुत इजीली समझ पाएंगे। कोई कमेंट में अगर आप कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर अपने कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, बच्चे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें 8076865203। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत ही ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपके वो काम भी आने वाली होगी। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।
देखिए